ठीक है, तो बेसिकली अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड है। सही है। तो इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सही है। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझोगे, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड का वर्ड देखते हो ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आना चाहिए। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू, ट्रेड से रिलेटेड सारी बातें हैं, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड। सही है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड का मतलब होता है मूवमेंट अवे। सही है, मूवमेंट अवे फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म। सही है। प्रोटेक्शनिज्म का टॉपिक भी हम आज ही कवर करेंगे। तो मैं आपको पहले जनरल मतलब बता रहा हूँ बिटवीन फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म। तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? जब आप ट्रेड बैरियर्स लगाते हो और ट्रेड बैरियर्स लगा के जो है वो ट्रेड को मुश्किल बनाते हो, जैसे इंपोर्ट्स को आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, आर्टिफिशियली अपने गुड्स को सस्ता करते हो, करेंसी के साथ खेलते हो, तो ये प्रोटेक्शनिज्म होती है। ठीक है। तो प्रोटेक्शनिज्म किस तरीके से होती है, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, उनके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, तो वो सारी चीजें तो मैं डिस्कस करूंगा। पहले हम फ्री ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्री ट्रेड का मतलब है अ ट्रेड विदाउट नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। सही है। कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्शनिज्म का यहाँ पर टूल नहीं है, कोई टैरिफ वगैरह नहीं है, कोई ट्रेड बैरियर नहीं है। सही है। कोई ट्रेड बैरियर नहीं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीज कैन फ्रीली ट्रेड विद ईच अदर। और जब ट्रेड बैरियर्स वगैरह नहीं होते तो ये स्पेशलाइजेशन जो है वो इनकरेज करता है। सही है। तो स्पेशलाइजेशन जब इनकरेज हो जाती है तो क्या होता है कि हर मुल्क के पास जो है ना वो अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज होती है। अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हर कंट्री के पास कोई ना कोई रिसोर्स ज्यादा होता है दूसरी कंट्री से। जैसे अगर हम मिसाल यहाँ पर लें, तो लैंड जो है वो सबसे ज्यादा जो यूजेबल लैंड है ना, यूजेबल लैंड वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, अच्छी क्वालिटी का लैंड है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर लेबर की बात करो, लेबर जो है वो चाइना में बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। आप यहाँ पर अगर कैपिटल की बात करो तो यू कैन यूज द एग्जांपल ऑफ जापान। अगर आपको ऑन्टरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल देनी है या एंटरप्राइज की एग्जांपल देनी है तो यू कैन यूज द एग्जांपल ऑफ मलेशिया। ठीक है। तो बेसिकली होता ही है कि कंट्रीज जो है वो उन चीजों के ऊपर फोकस करती है जिनके रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कंट्रीज थ्रू ट्रेड क्या करती हैं, थ्रू स्पेशलाइजेशन क्या करती है, दे मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये लोग क्या करते हैं? बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा। अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज को जो है ना वो दूसरे लफ्जों में फैक्टर एंडोवमेंट भी बोला जाता है। फैक्टर एंडोवमेंट का मतलब होता है कि आपके पास कुदरत की तरफ से जो है ना वो एक चीज बहुत ज्यादा है, तो फैक्टर एंडोवमेंट। सही है। आपके पास कुदरत की तरफ से एक चीज ज्यादा है, आपके पास उसकी सफिशिएंट क्वांटिटीज हैं, अच्छी क्वालिटी में वो आपके पास अवेलेबल है, तो आप बड़ी आसानी से उन फैक्टर्स को यूज करके, उन रिसोर्सेज को यूज करके स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है। अब इस थ्योरी में अजम्पशंस क्या हैं? इस थ्योरी की सबसे पहली अजम्पशन तो यहाँ पर ये है कि हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं बायलेटरल ट्रेड की। मैंने बायलेटरल ट्रेड का आपको मतलब बताया था। बायलेटरल ट्रेड का मतलब होता है कि देयर आर ओनली टू कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, एंड दे आर ट्रेडिंग ओनली टू गुड्स। ये अजम्पशन है कि टू कंट्रीज टू गुड्स, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश, गुड बाय गुड एक्स। और हम यहाँ पर अब बात करने लगे हैं इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की। अब इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ। और इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन में बेसिकली होता ही है कि आपको याद होगा जब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टॉपिक पढ़ा था, मैंने क्लास में भी ये बात बताई थी पढ़ाते हुए। जब हमने पीपीसी का टॉपिक पढ़ा था तो हम यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिखते हैं गुड वाई और एक्स एक्सिस पे लिखते हैं गुड एक्स। जब मैंने पीपीसी आपके साथ बनाना सीखा था ना, तो उस टाइम पे यहाँ पर मैं लिखता था पॉइंट ए। ये पॉइंट ए क्या मेंशन करता था? ये पॉइंट ए ये मेंशन करता था कि अगर एक कंट्री अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर ले, अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर ले, सारे रिसोर्सेज गुड वाई पे लगा दे, तो वो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो गुड वाई का इतना बना सकता है। सही है। वो मैक्सिमम आउटपुट गुड वाई का इतना बना सकता है। ये होती है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, व्हेन अ कंट्री ओनली फोकसेस ऑन वन गुड। जब एक कंट्री सिर्फ एक गुड पे फोकस करती है और अपने सारे रिसोर्सेज वहां पर लगा देती है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा बनाएगी, तो अपनी डोमेस्टिक नीड भी पूरी करेगी और उसको एक्सपोर्ट भी करेगी। और जो वो चीज नहीं बना रही उसको वो क्या करेगी? इंपोर्ट करेगी। और इंपोर्ट करना क्यों आसान है? क्योंकि हम यहाँ पर अजम्पशन ले रहे हैं कि फ्री ट्रेड है, देयर आर नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होना, नो ट्रेड बैरियर होना एक अजम्पशन है। एक और यहाँ पर बहुत अजम्पशन है कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। एक और अजम्पशन है कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। कोई ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं है जब आप ट्रेड करते हो। इसका मतलब जिस चीज में आप स्पेशलाइज कर रहे हो उसको आप एक्सपोर्ट करोगे, जिस चीज में आप नहीं कर रहे जाहिर सी बात है उसको इंपोर्ट करोगे, क्योंकि आप बना ही नहीं रहे। अब इसके प्रोज भी होते हैं, इनके कॉन्स भी होते हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
पर इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन में अगर मैं आपसे जनरली बात करूँ ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जिस चीज में अच्छे हो आप उसी चीज में अपने सारे रिसोर्सेज लगा दोगे, तो इससे क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन होगी। आप जो है वो कम से कम वेस्टेज करके एक चीज को बनाओगे। आप जो है वो एक चीज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बनाओगे। जब आप बनाओगे तो आपको इतना ज्यादा फॉरगो नहीं करना पड़ेगा। और जब आप एक चीज दूसरे मुल्क से कम कॉस्ट पे बनाते हो, जब आप एक चीज दूसरी कंट्रीज से कम कॉस्ट में बनाते हो, तो आपको उस चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि जैसे पाकिस्तान को लेट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपैरेटिव एडवांटेज है। पाकिस्तान जो है ना वो काफी कंट्रीज के मुकाबले में टेक्सटाइल सस्ते में बना लेता है। सही है, तो हम कहीं ना कहीं टेक्सटाइल में स्पेशलाइज कर रहे होंगे। ये एग्जाम्पल है इसकी, क्लियर है ये चीज। तो ये आपकी एग्जाम्पल होती है स्पेशलाइजेशन की। अब मैं यहाँ पर आपसे ना इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि जब एक कंट्री सिर्फ एक गुड पे फोकस करती है और वो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन करती है और ट्रेड बैरियर्स वगैरह जब नहीं होते, तो इसके क्या फायदे और नुकसान है। ठीक है, अब जरा सुनना गौर से, अभी आपके पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो मैं बात कर रहा हूँ। तो हम बेसिकली अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। सही है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के फायदे और नुकसान। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को कभी कभार जो है वो कहता है कि कंट्री स्पेशलाइजिंग, कभी कभार ये भी लिखता है। सही है, कंट्री स्पेशलाइजिंग इन अ गुड या ऐसी कोई स्टेटमेंट वो आंसर में 8 मार्क के सवाल में लिखता है। ठीक है, कंट्री स्पेशलाइजिंग वगैरह इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस अगर एक कंट्री जो है वो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन में मुलव्वज होती है। तो सबसे पहला फायदा तो यहाँ पर ये होगा कि यू आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जो रिसोर्स आपके पास कुदरत की तरफ से ज्यादा होगा, आपके पास फैक्टर एंडोवमेंट होगी, आपके पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज होगी, तो आप अपना बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज करोगे और आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसका आउटपुट बनाओगे। जब आप उसका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाओगे तो आपकी कंट्री का जो है वो जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी की जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है, जो आपका रियल जीडीपी है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा आउटपुट बना रहे हो। एक और आप बहुत अच्छा पॉइंट ये लिख सकते हो कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की वजह से जो है वो अक्सर कंट्रीज को कंपैरेटिव एडवांटेज का बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। आप एक चीज को दूसरी कंट्री से कम कॉस्ट में बनाते हो, क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज बहुत ज्यादा बनाते हो ना, तो आपको यहाँ पर एक बेनिफिट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्री लेवल पे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा और आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। आप एक चीज दूसरी कंट्री के मुकाबले में सस्ते में बना रहे हो। इसका फायदा ये होगा कि आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइजेस को कम करोगे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब आप एक चीज में स्पेशलाइज करते हो तो आपकी एक्सपोर्ट की प्राइजेस कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। जब आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इससे आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, इससे जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। अब इस बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस की वजह से आपके इनफ्लोज जो है वो बढ़ जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी करंट अकाउंट की जो पोजीशन है, आपकी जो करंट अकाउंट की जो पोजीशन है, आपकी कंट्री के जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी कंट्री में इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और सबसे लास्ट बेनिफिट हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर नो ट्रेड बैरियर्स। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की एक बहुत बड़ी असम्पशन है कि देयर आर नो ट्रेड बैरियर्स, कोई टैरिफ वगैरह नहीं है, इंपोर्ट्स आप फ्रीली कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंज्यूमर की जो है वो यहाँ पर चॉइसेस बढ़ रही हैं। कंज्यूमर को जो है वो यहाँ पर चीपर इंपोर्ट्स मिलेंगे, कम कंज्यूमर्स के पास जो है वो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होंगे। आप ये भी कह सकते हो कि कंज्यूमर को हो सकता है हाई क्वालिटी इंपोर्टेड गुड्स मिल जाए, हाई क्वालिटी इंपोर्टेड गुड्स मिल जाए। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? एक और पॉइंट यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि आपको जो है वो यहाँ पर चीपर रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। सही है, आपको यहाँ पर चीपर रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। इसकी वजह से हो सकता है आपकी कंट्री में जो है वो चीज़ों की प्राइस जो है वो कम होना शुरू हो जाए। इसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमी में जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनकी पहले के मुकाबले में अफोर्डेबिलिटी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका एक 8 मार्क का क्वेश्चन आपकी नोटबुक में अवेलेबल है, जहाँ पर हमने 2 साइडेड आंसर लिखा था कि क्या कंट्रीज जब स्पेशलाइज करती हैं तो फायदा होता है या इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट है। तो आपने पहले बताना है हाँ फायदा तो होता है। अब आप जो है वो उसको नुकसानात के बारे में बताओगे। अब आप किसके बारे में बताओगे? नुकसानात के बारे में। अब आप उसको बोलोगे जिधर फायदे हैं उधर नुकसान भी हैं, और नुकसान अच्छे खासे हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के अच्छे खासे जो है वो नुकसान होते हैं। सही है, सबसे पहला नुकसान तो तुम उसको यहाँ पर ये बताओ कि भाई आप जो है वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर स्पेशलाइज कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा रिस्क पे हो। अगर फ्यूचर में आप जिस चीज के ऊपर स्पेशलाइज कर रहे हो, अगर उसकी डिमांड कम हो गई, अब डिमांड कब चेंज होगी? भाई लेट से मैं कहता हूँ कि ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल चेंज। सही है, ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल चेंज, या मैं कह सकता हूँ ड्यू टू
सही है, ड्यू टू फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल कंपटीशन, कोई और कंट्री आ गई है जो शायद आपसे भी अच्छा बना रही है। सही है, इन सारे मसलों की वजह से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में जो है ना वो आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाए। अब मसला सारा ये है कि मेरा सारा वर्कर तो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, क्योंकि मेरे वर्कर्स तो सिर्फ एक ही चीज बना रहे होंगे। इसका मसला यहाँ पर क्या होगा, इसका मसला ये होगा कि जब एक कंट्री इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन करती है तो उसके जो वर्कर्स होते हैं ना वो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी का शिकार होते हैं, क्योंकि वो एक ही काम कर रहे होते हैं। अब जब वो एक ही काम कर रहे हैं, वो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी का शिकार है, तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पे किस चीज का रिस्क बढ़ जाता है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप बोलो जब एक कंट्री इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन करती है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये आपका एक पहला बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हो। दूसरा प्रायोरिटी पॉइंट आपका यहाँ पर ये होना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि भाई आप दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो फॉर इंपोर्ट्स, तो आपकी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स बढ़ रही है। आपकी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स बढ़ रही है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फूड इंपोर्ट कर रहा हूँ, सही है, अगर लेट से मैं फूड इंपोर्ट कर रहा हूँ और जिस कंट्री से मैं मंगवा रहा हूँ उस कंट्री में बैड वेदर हो गया, तो मेरी कंट्री में तो बैंड बच जाएगी, हंगर इश्यूज हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज। फिर आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हो कि आपकी जो लेस एफिशिएंट इंडस्ट्रीज हैं, आपकी जाहिर सी बात है आप स्पेशलाइज तो सिर्फ एक चीज में कर रहे हो, पर आपकी जो लेस एफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, जो आपकी इनएफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वो तो सारी बंद हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आपकी कंट्री में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो जाए, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो कोलैप्स करना स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि जो इनएफिशिएंट होंगी वो तो मार्केट से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि इंटरनेशनली compete करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इससे आपका आउटपुट कम होगा, और इस आउटपुट के कम होने की वजह से हो सकता है आपकी कंट्री में पहले के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से आप इसको फर्दर ये समझा सकते हो कि भाई जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम्स कम होगी, उस इनकम्स के कम होने की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि भाई आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, आप इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा करोगे। जब आप इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा करोगे तो इससे हो सकता है आपकी कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंट्रीज के आउटफ्लोज बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के मुकाबले में आपका जो करंट अकाउंट जो है वो यहाँ पर होगा वो वर्सन हो जाएगा। आपका करंट अकाउंट जो है क्या हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा। बेहतर यही होता है कि ऑलवेज राइट इंप्रूवमेंट और वर्सन, क्योंकि हमें अभी नहीं, हमें ये नहीं पता कि करंटली क्या है। हम ये नहीं कह सकते डेफिसिट हो जाएगा, बोलो वर्सन हो जाएगा, पर डेफिसिट भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये चीज। अच्छा भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भाई मैं स्पेशलाइज कर रहा हूँ एक ही चीज के ऊपर, ऐसा ना हो कि मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएं, और जिधर तुम्हारी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होना शुरू हो गई वहां पर तुम्हारी रिसोर्सेज की डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी कंट्री में ग्रोथ तो आ रही है, पर ये जो ग्रोथ तुम्हारी कंट्री में आ रही है ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ है। फ्यूचर जनरेशन्स के लिए तो यहाँ पर कुछ बच ही नहीं रहा होगा, आपको रिसोर्सेज संभाल के भी तो रखनी है। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, कि आपकी जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे आपकी जो इंडस्ट्रीज है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर आपकी जो इन्फेंट इंडस्ट्री है, सही है, यहाँ पर आपकी जो इन्फेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर आपकी जो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि देखो अगर मैं इन्फेंट इंडस्ट्री या डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा और ये डूब जाएंगी तो मेरा टैक्स रेवेन्यू जाएगा, मेरा एम्प्लॉयमेंट जाएगा। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज होती हैं, जो आप भले लॉस भी कर रहे हो ना फिर भी आपको वो चीजें बनानी है। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में क्या क्या मैंने आपको बताया था, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में मैंने आपको फूड एंड वेपन्स बताया था। फूड एंड वेपन्स दो ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते एट एनी कॉस्ट। आप अगर लॉस में भी बना रहे हो ना तो बनाओ, आप अगर लॉस में भी बना रहे हो तो बनाओ, आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते ऑन अदर कंट्री। एंड सबसे लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपका यहाँ पर होगा वो डंपिंग वाला पॉइंट होगा। पैरा नोट्स में इसका एक बहुत अच्छा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर बात ज्यादा करूंगा, लिख कम रहा हूँ। डंपिंग बेसिकली ये होती है कि जब चाइना जैसी कंट्रीज नो ट्रेड बैरियर्स का फायदा उठाती है और अपना स्टील जो है डेवलपिंग कंट्रीज में जाके डंप करती है। डंप करने का मतलब है कि जब आप बिलो कॉस्ट प्राइस अपना माल जो है वो किसी मुल्क में जाके बेचना शुरू कर दो। अगर पाकिस्तान में कल को आगे चाइना अपना स्टील बेचना शुरू कर देगा बिलो कॉस्ट में, तो पाकिस्तानी जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होंगी ना वो सब चाइना से स्टील खरीदेंगे। तो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक स्टील मिल्स हैं वो तो बंद हो जाएंगे। और जैसे ही पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्टील मिल्स बंद होंगे उसका तो बहुत नुकसान होगा, पर चाइना फिर क्या करेगा, एक बार उसने आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया ना, वो फिर एकदम से प्राइजेस को शूट करेगा और फिर आपको एक्सप्लॉइट करेगा। और कैसे एक्सप्लॉइट करेगा, आपसे हायर प्राइजेस चार्ज करेगा। पहले वो आपको घेरेगा,
वो बिलो कॉस्ट प्राइस करके पहले आपको घेरेगा, एक बार आपको घेर लिया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आपकी बर्बाद कर दी, फिर वो आपके प्राइसेस बढ़ाएगा और आप मजबूरी में भी उससे खरीदोगे और फिर आपके रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो बढ़ जाएगा। फिर ये चीज तो जिधर इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज का स्पेशलाइज होना फायदेमंद है, वहां पर वो नुकसानदेही है। तभी कहते हैं कि देयर इज अ नीड, सही आयन बेटे ये पॉइंट नहीं आ सकता यहाँ पे, तभी कहते हैं कि देयर इज अ नीड फॉर प्रोटेक्शनिज्म, देयर इज अ नीड फॉर प्रोटेक्शनिज्म, देयर इज अ नीड फॉर ट्रेड बैरियर्स। तो प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म इज द मूवमेंट अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड। तभी बोला जाता है रियलिटी में कि देयर शुड बी ट्रेड बैरियर्स, देयर शुड बी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो हमें प्रोटेक्शनिज्म वाले सेगमेंट में क्या क्या कवर करना है? हमें प्रोटेक्शनिज्म वाले सेगमेंट में यहाँ पर कवर करना है कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, हमें यहाँ पर कवर करना है व्हाट आर द रीजंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, मतलब बेसिकली व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, कि ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं तो क्या फायदे होते हैं, और हमें एंड में ये पढ़ना है कि व्हाट आर द पॉइंट्स अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये सीखना है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। तो मैं पहले एक टूल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, और मेरा सबसे पहला टूल जो यहाँ पर होता है वो कौन सा होता है? टैरिफ। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पर कर रहे हैं टैरिफ की। अच्छा, टैरिफ का वर्ड पेपर में ना लिखना, स्पेसिफाई करना कौन से टैरिफ की बात हो रही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट टैरिफ। किसकी बात कर रहे हैं? इंपोर्ट टैरिफ की। अब इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है? इंपोर्ट टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, सही है? इंपोर्ट टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। जब आप इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगाते हो तो इंपोर्टेड गुड्स क्या हो जाते हैं? इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते हैं। जैसे ही इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते हैं, पहले के मुकाबले में इंपोर्ट्स की क्वांटिटी कम होती है। जैसे ही इंपोर्ट्स की क्वांटिटी कम होती है तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। पर यहाँ पर पीईडी की बहुत इंपॉर्टेंस है। मुझे बताओ, अगर मैं इंपोर्ट की प्राइसेस को बढ़ा के इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर को कम कर रहा हूँ तो मैंने क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अज्यूम करी हुई है यहाँ पे? व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इफ अ राइज इन इंपोर्ट प्राइस लीड्स टू अ फॉल इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर? मैंने यहाँ पर क्या पीईडी अज्यूम करी हुई है? बिल्कुल, मैंने यहाँ पर अज्यूम करा हुआ है कि मेरे इंपोर्ट्स की डिमांड इलास्टिक है। अगर मैं यहाँ पर इलास्टिक डिमांड अज्यूम कर रहा हूँ ना, तो उसी सिनेरियो में इंपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टैरिफ को अगर सक्सेसफुली काम करना है और इंपोर्ट्स कम करने हैं तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है इंपोर्ट्स की इलास्टिक होनी चाहिए। और जब एक बार आप ये काम अपना कर लोगे और इंपोर्ट सक्सेसफुली कम कर दोगे तो आपकी कंट्री के आउटफ्लोज कम हो जाएंगे। जब आपकी कंट्री के आउटफ्लोज कम हो जाएंगे तो बेसिकली आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो रहा है, और एंड में आप उसको ये लिखो कि भाई आपका करंट अकाउंट जो है, आपका जो करंट अकाउंट का जो बेसिकली वो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज वाला जो अकाउंट होता है वो इंप्रूव हो जाएगा, और गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी। क्लियर है चीज? एक और पॉइंट यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, फायदे में टैरिफ के फायदे बता रहा हूँ। एक और पॉइंट आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि नॉर्मली अगर इंपोर्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक होती है ना, तो इंपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से इंपोर्ट की क्वांटिटी तो बहुत कम से गिरती है, पर फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल जाता है। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ना एक बहुत मेजर टैक्स रेवेन्यू गाड़ियों की इंपोर्ट से मिलता है। हमने गाड़ियों पे 200% के टैक्स लगाए हुए, बहुत हैवी टैरिफ लगा हुआ है, और बहुत गवर्नमेंट को यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है विच कैन बी यूज्ड ऑन द एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। वो अलग बात है कि यहाँ पर दिखता नहीं है पैसा कहाँ जा रहा है, पर बहुत फायदा है इन पैसों का। क्लियर है ये चीज? एक और चीज यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि भाई अगर अगर इलास्टिक डिमांड है, सही, अगर इलास्टिक डिमांड है तो पीपल विल स्विच टू डोमेस्टिक गुड्स। जाहिर सी बात है, अगर आपने इंपोर्ट का रास्ता बंद कर दिया तो बंदा अपना कंजम्पशन थोड़ी रोकेगा, बंदा अपना कंजम्पशन तो नहीं रोकेगा, वो डोमेस्टिक गुड्स पे स्विच हो जाएगा। वो जैसे ही डोमेस्टिक गुड्स पे स्विच हो जाएगा तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। जब डोमेस्टिक में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में डोमेस्टिक में प्रोडक्शन बढ़ेगी, डोमेस्टिक में डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, और डोमेस्टिक में जो है वो पहले के मुकाबले में आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी। फिर तुम इसको फर्दर आगे समझा सकते हो कि भाई इनकम्स बढ़ेंगी वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर एक और चीज लिखो कि यहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई तो गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर आप ये भी लिखो कि यार जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो इससे आपकी इकोनॉमी का रियल जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। आप ये भी लिख सकते हो कि इफ पीपल विल स्टार्ट स्विचिंग टू डोमेस्टिक गुड्स इट विल एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर जाएंगी, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगी। तो आप अपने इस पॉइंट को लिंक कर सकते हो अपने इंडस्ट्री वाली आर्ग्यूमेंट से। आप बोलो अगर आपने लोगों को स्विच कर दिया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में तो आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री
जिनको दूसरे लफ्जों में सनराइज भी बोलते हैं, आपकी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री जिसको दूसरे लफ्जों में सनसेट इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, और आपकी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, ये सारी ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगी क्योंकि आपने जो है वो इनको प्रोटेक्ट करा है बाय इम्पोजिंग टैरिफ। इसका मतलब आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट होगी, उनके रेवेन्यू प्रोटेक्ट होंगे, जिससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी प्रोटेक्ट होगा। क्लियर है ये चीज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है एक बच्चे का, एंटी डंपिंग आर्ग्यूमेंट। मुझे एक चीज बताओ, जो चाइना हरकत कर रहा था क्या वो अब कर पाएगा? जो चाइना हरकत कर रहा था क्या वो अब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने टैरिफ्स लगाए हुए हैं, आपने इंपोर्ट्स को महंगा करा हुआ है। दे कैन नॉट डंप देयर सरप्लस मटेरियल इन योर कंट्री, क्योंकि आपने उसको महंगा करा हुआ है, वो नहीं कर सकता ये चीज। एक और बहुत अच्छा पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि यू आर अवॉइडिंग, सही है, यू आर अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ ओवर स्पेशलाइजेशन। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेड बैरियर्स वगैरह जब नहीं होते तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाती है और रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं, तो आप रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से भी बचा रहे हो और रिस्क ऑफ ओवर स्पेशलाइजेशन से भी बच रहे हो। पर जिधर फायदे होते हैं टैरिफ के, वहां पर नुकसान भी होते हैं। भाई क्या नुकसानात हैं टैरिफ्स के? अगर मैं यहाँ पर टैरिफ्स के नुकसानात की बात करूं तो क्या डिसएडवांटेजेस होंगे यहाँ पर टैरिफ? दावर बेटा, आप किस सेंस में पॉइंट कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, पहले थोड़ा सही से बता दो। टैरिफ के क्या डिसएडवांटेजेस हैं भाई? टैरिफ का सबसे पहला नुकसान, अगर आप टैरिफ लगाओगे तो क्या सामने वाला कंट्री नहीं लगाएगा, रिटेलिएट नहीं करेगा? वो आपसे रिटेलिएट नहीं करेगा, वो आपसे पट्टे नहीं करेगा। अगर आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो तो सामने वाला नहीं लगा सकता, सही है? तो बेसिकली ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप उसको बोलो आपके ट्रेड रिलेशंस जो है वो वर्सें हो गए। भाई आप जो कर रहे हो वो भी करेगा, सही है, वो आपसे लड़ेगा। फिर आप ये भी यहाँ पर कह सकते हो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भाई अगर आपके इंपोर्ट्स के डिमांड इन इलास्टिक है तो आपका टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, पर जो आपका मकसद है वो तो पूरा नहीं हुआ ना। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर तो उल्टा बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका मसला तो हल नहीं हुआ यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका करंट अकाउंट तो और ज्यादा डेफिसिट हो जाएगा यहाँ पे। आपका करंट अकाउंट तो और ज्यादा डेफिसिट हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट्स मजीद बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है। एक और बहुत अच्छा पॉइंट ये बोलो कि आपने कंज्यूमर्स को डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बाउंड कर दिया है। आपने कंज्यूमर्स को बाउंड कर दिया है, आपने उनकी चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सही है। आपने जो है वो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम कर दिया है, क्योंकि वो अब हाई क्वालिटी इंपोर्ट्स पे, हाई क्वालिटी इंपोर्ट्स का एक्सेस जो है वो आपने बंद कर दिया है। ले रहे चीज, आपने उनके हाई क्वालिटी इंपोर्ट्स का एक्सेस जो है वो बंद कर दिया है। ले रहे चीज। फिर आप यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, सही है। आप ये लिखो कि जब एक बार प्रोटेक्शनिज्म लगा के, टैरिफ लगा के आपने लोगों को अगर डोमेस्टिक गुड्स पे स्विच कर भी दिया, सही, अगर आपने एक बार लोगों को डोमेस्टिक गुड्स पे स्विच कर भी दिया, आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट आ भी गई। मसला यहाँ पर यह आएगा कि आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, उस एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से शॉर्टेज होगी, उस शॉर्टेज की वजह से आपकी इकोनॉमी की प्राइस लेवल बढ़ेगी, और उस प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से हो सकता है आपकी इकोनॉमी में पहले के मुकाबले में डिमांड और इन्फ्लेशन आ जाए। क्लियर है चीज। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव नहीं होगा और वो कॉन्फ्लिक्ट मारेगा। प्राइस स्टेबिलिटी का आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव नहीं हो रहा, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, जब आप उनको उतना ज्यादा प्रोटेक्ट करोगे ना, भले डिक्लाइनिंग है, भले इन्फेंट है, जो भी है, ये इनएफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। ये इनएफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से। ये मेहनत नहीं करेंगे, जिसको एक्स इनएफिशिएंसी भी कहते हैं, याद है। ये जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये मेहनत नहीं करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री में हुआ था। आपने अपनी डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री को इतना प्रोटेक्ट करा हुआ है कि उन लोगों ने जो है ना वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दी, और उन लोगों ने बेसिकली अपने ही कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया बाय क्रिएटिंग अ मोनोपली। एक मोनोपली क्रिएट कर ली, और मोनोपली क्रिएट करके हाई प्राइसेस चार्ज करना शुरू कर दी, घटिया क्वालिटी देना शुरू कर दी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कम हो गया, और एब नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लोगों ने कमाना शुरू कर दिए। अब्यूज ऑफ मोनोपली पावर इन लोगों ने कराया, उन लोग ने अपनी पावर को अब्यूज कराया, उन लोगों ने गवर्नमेंट के सपोर्ट का गलत फायदा उठाया है। ले रहे चीज। तो जब एक बार मामला हाथ से निकल जाता है ना, तो फिर गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाती इसको। आप यहाँ पर जो है वो एक ग्राफिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, टैरिफ को। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पर याद रखनी है, टैरिफ में हम मैक्रो वाली लेबलिंग नहीं करते, हम यहाँ पर माइक्रो वाली लेबलिंग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, क्योंकि टैरिफ पूरी इकोनॉमी पे नहीं लग रहा होता, टैरिफ किसी एक प्रोडक्ट पे लग रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टैरिफ जो है वो किसी एक प्रोडक्ट पे लग रहा है, तो आपने मैक्रो वाला ग्राफ यहाँ पर बनाना है, आपने बेसिक डिमांड एंड सप्लाई वाला ग्राफ यहाँ पर बनाना है। आप सिंपली जो है वो टैरिफ की वजह से अपने सप्लाई कर्व को जो है वो पीछे शिफ्ट कर दोगे।
जैसे ही टैरिफ लगेगा आपका सप्लाई कर्व जो है वो पीछे शिफ्ट होगा, यहाँ पर आप लिख देना एस प्लस टैरिफ, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना। तो सप्लाई इससे कम होगा, इससे जो है वो आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट्स जो है वो पहले के मुकाबले में महंगे हो जाएंगे, और पहले के मुकाबले में आपकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। पर बात सारी वो ये कि ये क्वांटिटी और इस पूरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, पीईडी के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर ये चीज। अब मैंने ना आपको इनडायरेक्टली टैरिफ के थ्रू, सही है, मैंने आपको इनडायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा, एक और अच्छा पॉइंट ये भी है कि अगर आपने टैरिफ लगा दिया तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने ना आपको टैरिफ के थ्रू जो है ना, वो उसका एक टूल तो मैंने आपको समझा दिया, दैट इज टैरिफ। ये हमारा पहला टूल है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। पर मैंने आपको इसके साथ जो है ना वो एक और चीज पढ़ा दी, दैट आर द रीजंस एडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। मैं उसकी समरी भी आपको दिखा रहा हूँ, पर मैंने आपको एक तरह से एडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म भी पढ़ा दिए। अगर हम इसकी समरी देखें तो ये मैंने समरी आपके लिए ना अलग से भी यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है। ये इसकी अलग से देखो मैंने समरी लिखी हुई है। अब जरा सुनना, यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, पेन आप उठा लो जरा, ये लिख लेना लाजमी तौर पे। जब हम प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं ना, और हम जब प्रोटेक्शनिज्म की आर्ग्यूमेंट्स फॉर की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस, एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस। सही है। तो प्रोटेक्शनिज्म के मैंने आपको बहुत फायदे बता दिए। मैंने आपको बोला कि भाई इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सही। मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, मैंने आपको बोला इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ओवर स्पेशलाइजेशन के रिस्क को अवॉइड किया जा रहा है, टैक्स रेवेन्यू के लिए करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए करते हैं, डंपिंग अवॉइड करने के लिए करते हैं। नुकसान मैंने आपको बहुत सारे बताए भाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मसला, रिटेलिएशन का मसला, डोमेस्टिक फर्म्स डिपेंडेंट हो जाती हैं उसका मसला, एक्स इनएफिशिएंसी हो जाती है, कंज्यूमर्स बाउंड हो जाते हैं उसका मसला। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, और वो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटेक्शनिज्म के जो फायदे होते हैं, प्रोटेक्शनिज्म के जो फायदे होते हैं वो फ्री ट्रेड के नुकसान होते हैं। लिख लो अपने पास, द एडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। द एडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। जो फायदे आपको ट्रेड बैरियर्स लगा के मिलते हैं, वही सारे नुकसान आपको फ्री ट्रेड में हो रहे होते हैं, और जो नुकसान आपको प्रोटेक्शनिज्म से होता है, वही सारे फायदे आपको फ्री ट्रेड में होते हैं। तो द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टोटका याद कर लो, पेपर में कभी गड़बड़ नहीं होगी। अब मैं आपको यहाँ पर जितनी भी टूल्स बताऊंगा ना, और टैरिफ के अलावा बहुत टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये सारी पॉलिसीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज सिमिलर ही होते हैं, सही है। तो अगर आपसे वो पूछता है टैरिफ के फायदे नुकसान बता दो, उसमें आप प्रोटेक्शनिज्म के ही फायदे नुकसान बताओगे। अगर वो आपको कहता है कोटा के फायदे नुकसान बता दो, उसमें भी आप प्रोटेक्शनिज्म के ही फायदे नुकसान बताओगे। अगर वो आपसे एक्सचेंज कंट्रोल का बोले, रेड टेप का बोले, सब्सिडीज का बोले, करेंसी गिराने का बोले, सही है, अगर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, तो फिर आप प्रोटेक्शनिज्म के ही फायदे नुकसान बताओगे। क्लियर है चीज। वैसे तो वो स्पेसिफिकली नॉर्मली टैरिफ और सब्सिडी का ही पूछता है, ये बाकी जो मैंने बातें बताई हैं वो आज तक पूछी नहीं है उसने। और क्या टूल्स होते हैं, और टूल्स देख लो पहले, फिर मैं इसको वापस समराइज करता हूँ। एक और टूल आपका कोटा होता है। कोटा इज अ फिजिकल लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, सही है, फिजिकल लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है। अगर 500 गाड़ियां मंगवा रहा था तो 250 गाड़ियां कर दी, सही है। अगर 500 गाड़ियां मंगवा रहा था तो 250 गाड़ियां कर दी, 250 गाड़ियां करूंगा तो शॉर्टेज होगी, सही है। अगर 250 गाड़ियां कर दूंगा तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट जो है वैसे ही कम हो रहे हैं क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। फिर आपका होता है एम्बार्गोज। एम्बार्गोज का मतलब होता है यू आर सिंपली बैनिंग। अच्छा, बैन आप एक कंट्री को भी कर सकते हो। बैन जो है वो एक कंट्री का भी होता है, बैन जो है एक प्रोडक्ट का भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिग बैन किया हुआ है, अल्कोहल हमने बैन किया हुआ है, पर कंट्रीज में हमने इसराइल को बैन किया हुआ है, हम इसराइल के साथ ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो एम्बार्गो कैन बी ऑन अ कंट्री और ऑन अ प्रोडक्ट। फिर आपका होता है रेड टेप। रेड टेप का मतलब है एक्सेसिव पेपर वर्क, इंपोर्टर्स को तंग किया जाता है। कुछ कंट्रीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है कि यार अगर इस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो ये पेपर वर्क है, वो पेपर वर्क है, माल आपका रोक लेंगे, कस्टम पे तंग करेंगे, एक्सेसिव पेपर वर्क तंग करेंगे। पाकिस्तान में ये पॉलिसी पिछले 75 सालों से चल रही है, अनइंटेंशनल। ये अनइंटेंशनल, हमारे इदारे इतने इनएफिशिएंट हैं कि हमें ऐसा लगता है कि रेड टेप पॉलिसी चल रही है हमारी, पर वो हमारा इदारा ही बेकार है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर एक और आता है एक्सचेंज कंट्रोल्स। फिर यहाँ पर आपका क्या आता है, एक्सचेंज कंट्रोल्स। एक्सचेंज कंट्रोल्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन करेंसी कन्वर्जन।
रिस्ट्रिक्शन ऑन करेंसी कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन कंट्री करेंसी कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्सचेंज पे जाके कहता हूं कि मुझे 10 लाख रुपए के बदले में डॉलर चाहिए, वो बोलेंगे आप 5 लाख से ज्यादा जो है ना वो कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो जितना कम तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी होगी उतना कम तुम इंपोर्ट करोगे। पर क्या एक्सचेंज कंट्रोल रियलिटी में चल सकते हैं? एक्सचेंज कंट्रोल रियलिटी में नहीं चल सकते, क्योंकि मेजोरिटी जो एक्सचेंज आजकल होती है ना करेंसी की, वो ऑफिशियली नहीं होती, वो अनऑफिशियली होती है। देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लैक मार्केट जहां पर आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज कंट्रोल इज अ फेल्ड पॉलिसी। पर पाकिस्तान में पिछले 2 साल में ये पॉलिसी काफी सक्सेसफुल रही है, क्योंकि जब आप किसी एक्सचेंज में डॉलर लेने जाते हो ना, तो वो आपका CNIC की कॉपी भी रखते हैं, आपके बिजनेस कार्ड्स भी लगते हैं, आपके घर का एड्रेस भी रखते हैं, आपसे पूरा फॉर्म फिल करवाते हैं कि भाई क्यों डॉलर लेके जा रहे हो आप। तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन कर दी थी, क्योंकि बीच में जब डॉलर की शॉर्टेज आई थी, तो काफी हद तक ये पॉलिसी काम कर गई थी पाकिस्तान में, क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज हो गई थी और ब्लैक मार्केट्स में डॉलर बिक नहीं रहा था, क्योंकि जानबूझ के लोगों ने होल्ड किया हुआ था इसको। तो अगर एक बंदा एक्सचेंज पे जाके खरीद भी रहा है ना, तो उसको ये सारी पॉलिसीज मीट करनी पड़ेंगी, तभी वो खरीद सकता है। तो उस वजह से ना लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग भी काफी रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, और ये सारी चीजें भी यहाँ पर हुई थी। ठीक है। एक और जो आपके पास यहाँ पर पॉलिसी है ना, वो एक्सपोर्ट सब्सिडी है। एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडी दोगे। अब यहाँ पर मैं इम्पोर्ट्स को महंगा नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं अपने आर्टिफिशियली एक्सपोर्ट्स को सस्ता कर रहा हूँ। मैं एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहा हूँ, मैं कैश पेमेंट दे रहा हूँ टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए, वो सप्लाई को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, डेफिसिट कम हो जाएगा। पर वही बात है, इस पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, प्रोड्यूसर्स अगेन इनएफिशिएंट हो जाते हैं, गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। एक और पॉलिसी मेरे पास है, डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अपनी करेंसी को खुद गिरा देना। जब मैं अपनी करेंसी को खुद गिरा दूंगा, जब मैं अपनी करेंसी को जानबूझकर गिरा दूंगा, तो मेरी एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी, इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, मेरा ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। आप देखना, चाइना बहुत ज्यादा ट्रेड करता है, चाइना के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, फिर भी उसकी करेंसी गिरी हुई होती है। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब एक कंट्री के एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि तुम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, उतना ज्यादा तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। उसके बावजूद चाइना की करेंसी बहुत ज्यादा कम है। क्यों है? क्योंकि चाइना अपनी करेंसी को जानबूझकर गिराता है। जब आप जानबूझकर करेंसी को गिराते हो तो उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन तो ऑटोमेटिकली होती है, डीवैल्यूएशन का मतलब है तुम जानबूझकर करेंसी को गिरा रहे हो, और तुम्हारी नीयत ये है कि तुम चाहते हो कि कंट्रीज तुम्हारे मुल्क को एज अ चीप कंट्री देखें, तो ताकि तुम्हारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो यूएसए और चाइना के बीच में फड्डा भी हो गया था बहुत बड़ा, जिसमें यूएसए ने चाइना पे एक इल्जाम लगाया था कि भाई चाइना इज अ करेंसी मैनिपुलेटर, ये अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है ताकि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिसी है। ये 3 सवाल आते हैं, इन तीनों सवाल के आंसर सेम है। डिस्कस वेदर और नॉट अ गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट इट्स कंट्रीज इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। Discuss whether countries should use trade protection despite the potential advantages of free trade. Discuss whether a country should impose trade restrictions. इन सारे सवालात का आंसर सेम है, जिधर आपको प्रोटेक्शनिज्म के फायदे नुकसान बताने, फ्री ट्रेड के फायदे नुकसान के सवाल भी आए हैं। डिस्कस वेदर और नॉट अ डेवलपिंग कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम द रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। डिस्कस व्हाट माइट हैपन इफ फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज वाज एस्टैब्लिश्ड। इन पांचों सवालों के आंसर मोर और लेस सेम ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर आपको फ्री ट्रेड के फायदे नुकसान बताने, और मैंने आपको टोटका बता दिया, ये टोटका होता है। क्योंकि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने का मतलब क्या है? यू आर मूविंग अवे फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म, आप फ्री ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। तो कोई टेंशन है यहाँ पे? ये आंसर आपके पास लिखा हुआ है। नहीं भी लिखा हुआ तो मैंने आपको एक पीडीएफ की लिंक भेजी थी, उसमें सारी मैक्रो की पीडीएफ मैं वापस भी भेज दूंगा अभी ग्रुप में। क्लियर है? इसका आंसर नोट्स में भी लिखा हुआ है वैसे। कोई सवाल?